हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। बात करेंगे हम 1857 के विद्रोह की। यह विद्रोह जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के विरुद्ध भारतीयों के विरोध का पहला बड़ा जैसे हम कह सके घटना थी। ये तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का आरंभ होता है। यद्यपि यह चर्बी वाले कारतूसों के मामले पर आरंभ हुआ, परंतु प्लासी की लड़ाई से लेकर 100 वर्षों के अपने शासन काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने यहाँ कई नीतियां अपनाई, जिनसे भारत का लगभग प्रत्येक वर्ग रुष्ट हो गया। यह क्रांति वास्तव में अनेक कारणों का मिश्रित परिणाम थी और इनका हम अलग अलग हेड्स के अंतर्गत उल्लेख करेंगे, विचार करेंगे इनके ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम राजनीतिक कारणों की। इनमें सबसे प्रमुख कारण जो रहा वो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति थी। तो प्लासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी में हुई और 1764 ईस्वी की बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने भारत की शोचनीय राजनीतिक अवस्था का लाभ उठाते हुए हर संभव ढंग से भारत में अपने राज्य के प्रसार के लिए प्रयास आरंभ किए। लॉर्ड वेलेस्ली ने युद्धों के अतिरिक्त सहायक संधि नीति के द्वारा भारत के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजी प्रभाव स्थापित कर लिया, परंतु इस संधि के बावजूद भारतीय शासकों का अस्तित्व कायम रहा। बाद में लॉर्ड एमहर्स्ट ने भरतपुर तथा बर्मा में अरकान को जीत लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुर्ग और कछार को तथा लॉर्ड एलनबरो ने सिंध पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड हार्डिंग ने पंजाब में बिस्त जलंधर द्वाब क्षेत्र को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य के प्रसार में योगदान पाया। लेकिन लॉर्ड डलहौजी साम्राज्यवाद की सभी सीमाओं को पार कर गया। सर चार्ल्स वुड का कहना है कि he proclaimed the principle of extinguishing the native rulers on every opportunity that offered। मतलब कि उसका एकमात्र उद्देश्य हर संभव ढंग से भारतीय रियासतों को समाप्त करना था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने युद्धों में विजय प्राप्त कर, कुशासन का आरोप लगाकर और पेंशनें व उपाधियां बंद कर अनेक रियासतों पर अधिकार कर लिया। परंतु भारतीय शासकों में रोष का सबसे बड़ा कारण बना लेप्स का सिद्धांत। इस सिद्धांत को बड़ी कठोरता से लागू करते हुए उसने ऐसी अनेक रियासतों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया जिनके शासक निसंतान मर गए थे तथा उन्हें गोद लिए पुत्रों को उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार नहीं दिया गया। परिणामतः ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार ने सारे भारत में असंतोष और विद्रोह की आग छोड़ी। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार लिखते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियंस लेफ्ट बिहाइंड ए ब्लेजिंग ट्रेल ऑफ डिसकंटेंट एंड डिसअफेक्शन थ्रू आउट इंडिया। दूसरा बना अनेक्सेशन ऑफ अवध, यानी कि अवध का विलय। अंग्रेजों के साथ संपर्क में आने के बाद से अवध के नवाब लगातार अंग्रेजों के वफादार बने रहे और आवश्यकता के समय उनकी हर संभव सहायता भी करते रहे। परंतु इसके बावजूद डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया एवं इस रियासत पर अधिकार कर लिया। इस घटना ने आम लोगों के मन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता के प्रति रहे थोड़े बहुत भ्रम को भी समाप्त कर दिया। जैसे कि
डॉक्टर एस एन सेन लिखते हैं, इफ देयर वॉज स्टिल ए वेस्टिज ऑफ लिंगरिंग फेथ इन ब्रिटिश फेयरनेस, द annexation of Awadh in 1856 completely removed it. परिणामतः अवध की जनता बिना किसी भेदभाव के नवाब के पक्ष में भड़क उठी तथा उन्होंने इस अपमान का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प किया। इसके बाद है मुगल सम्राट बहादुर शाह का अपमान जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया, ह्यूमिलिएशन ऑफ बहादुर शाह जफर। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण माना जाता है। 1803 ईस्वी से मुगल सम्राट अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहा था, फिर भी अंग्रेज उसका सम्मान करते थे। 1835 ईस्वी तक वे सम्राट के नाम पर ही सिक्के जारी करते रहे तथा गवर्नर जनरलों की मोहर पर भी फिदवी भाव तुच्छ सेवक शब्द अंकित थे। धीरे धीरे सम्राट के प्रति अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आने लगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को तोहफे देने बंद कर दिए। लॉर्ड एमहर्स्ट ने सम्राट को स्पष्ट कर दिया था कि उसकी पदवी नाम मात्र की है एवं यह उसके प्रति केवल भावना ही है कि उसे सम्राट के तौर पर संबोधित किया जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड ने बहादुर शाह को अपनी पदवियों और अधिकारों का परित्याग कर देने को कहा। लॉर्ड डलहौजी ने उसकी पेंशन बंद कर दी तथा उसे स्पष्ट कर दिया कि उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किला खाली करना पड़ेगा तथा वह अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त नहीं कर सकेगा। अब यद्यपि मुगल सम्राट नाम मात्र का ही शासक था, तो भी देश के मुसलमान उसे मुस्लिम सत्ता का प्रतीक मानकर उसका आदर करते थे। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेजों के इस व्यवहार से देश के हिंदू और मुसलमान पूर्ण तौर पर अंग्रेजों के विरोधी हो गए एवं वे अंग्रेजी सत्ता पलटने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। आगे नाना साहिब की पेंशन बंद करना, एबोलिशन ऑफ द पेंशन ऑफ नाना साहिब। नाना साहिब, जिनका दूसरा नाम घोटू पंत भी था, पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। अंग्रेजों ने पेशवा को यह वचन दे रखा था कि वे उसे तथा उसके उत्तराधिकारियों को वार्षिक पेंशन देते रहेंगे, परंतु 1852 ईस्वी में पेशवा की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहिब की पेंशन बंद कर दी। नाना साहिब ने भारतीय सरकार से तथा बाद में इंग्लैंड की सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की, परंतु अंग्रेजों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। इंग्लैंड में नाना साहिब की भेंट रांगो बापू के साथ हुई, जो सतारा के शासक की पेंशन के संबंध में वहां गया हुआ था। जब दोनों अपने उद्देश्य में असफल रहे तो वे अंग्रेजी राज्य के शत्रु बन गए और इसे समाप्त करने की तैयारियां करने लगे। रांगो बापू ने वापस आकर दक्षिण भारतीय सरदारों के साथ गठजोड़ आरंभ किया, जबकि नाना साहिब का वकील अजीमुल्लाह रूस, तुर्की, इटली और मिस्र की सरकारों से अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के लिए सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से होते हुए वापस लौट आया। आगे है एलियन नेचर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजी सरकार का विदेशी स्वरूप। प्राचीन काल से ही भारत में अनेक विदेशी आक्रमणकारी आते रहे तथा इनमें से अनेक ने तो यहां अपने राज्य भी स्थापित किए एवं यहीं बस गए। इन्होंने अपने मूल निवास स्थान की ओर ध्यान देना बंद कर दिया एवं भारत में सुधारवादी प्रक्रियाओं
को कार्य रूप देने लगे। यद्यपि मुस्लिम शासक इस्लाम के कट्टर अनुयायी थे, तभी धीरे धीरे वे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की कई विशेषताओं को अपनाने लगे थे। उनकी धार्मिक भेदभाव पूर्ण नीतियों के बावजूद सभी भारतीय उन्हें अपनत्व प्रदान करते रहे। परंतु अंग्रेजों के लिए भारत एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी थी। वे भारत के लिए कानून भी हजारों मील दूर इंग्लैंड में बैठकर तथा अपने हितों को ध्यान में रखकर ही बनाते थे। भारतीयों के लिए उनकी ये नीतियां असहनीय थी। आगे है रिजेंटमेंट अमंग द नोबल्स एंड तालुकदार्स। सरदारों और तालुकदारों में असंतोष। के और मेलेसन लिखते हैं, इट वॉज द पॉलिसी ऑफ द टाइम टू रिकॉग्नाइज नथिंग बिटवीन द प्रिंस एंड द पीजेंट। बल्कि अंग्रेजों की भारतीय रियासतों के विलय की नीति के परिणाम स्वरूप इनके सरदारों, तालुकदारों और विशिष्ट व्यक्तियों आदि के विशेष अधिकार समाप्त हो गए। परिणामतः वे भी अंग्रेजी साम्राज्य के विरोधी हो गए तथा विद्रोह के समय उन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आगे इररिस्पॉन्सिबल अटरेंसेस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, अंग्रेज अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान। अब कई अंग्रेज अधिकारियों के गैर जिम्मेदारी वाले बयानों ने भी भारतीयों में असंतोष पैदा कर दिया था। सर चार्ल्स नेपियर, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का एक प्रमुख निर्माता था, एक जगह वो लिखता है, काश मैं भारत का 12 वर्ष के लिए सम्राट होता तो देशी रियासतों का अस्तित्व ही ना रहता। तो ये थे कुछ राजनीतिक कारण। आगे हम देखते हैं प्रशासनिक कारण। इनमें सबसे पहला है इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, अंग्रेज अधिकारियों का भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति बड़ा बुरा व्यवहार था। वे भारतीयों को निम्न दर्जा देते थे तथा उनसे घृणा करते थे। एक अंग्रेज अधिकारी सर चार्ल्स ग्रांट ने लिखा था कि भारतीयों की तुलना यूरोप के सबसे पिछड़े देश के सबसे पिछड़े लोगों के साथ भी नहीं की जा सकती, बल्कि ये तो उनसे भी पिछड़े हुए हैं। परिणामतः उन्होंने भारतीयों की परंपराओं और विचारों को समझने का कभी प्रयास नहीं किया। इसलिए प्रजा और शासक वर्ग के बीच अंतर बढ़ता गया एवं आखिरकार भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठा लेने का मन बना लिया। डॉक्टर वी.एस. स्मिथ ने लिखा है कि डिसकंटेंटमेंट and unrest were widely prevalent among the civil population, and in several places the population rose before the spoils at those stations mutinied। मतलब कि अंग्रेजों के विरुद्ध नागरिकों का गुस्सा और असंतोष इतना बढ़ चुका था कि कई जगह तो उन्होंने सैनिकों से भी पहले विद्रोह कर दिए थे। दूसरे है नो प्लेस फॉर इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद में भारतीयों को स्थान ना देना। सर सईद अहमद खां का विचार है कि भारतीयों को विधान परिषद में शामिल नहीं किया जाता था। दूसरी ओर अंग्रेज भारतीयों की धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाजों और भावनाओं को जाने बिना ही कानून बना देते थे। इन परिषदों में भारतीयों की अनुपस्थिति के कारण सरकार ऐसे कानूनों के औचित्य को नहीं जान सकी तथा ना ही प्रजा सरकार के विचारों को समझ सकी और इसके विरुद्ध भड़क उठी।
आगे है इंडियंस डिप्राइव्ड ऑफ हाई ऑफिसेस, भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखना। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार उच्च पदों पर नियुक्ति के समय किसी भी तरह से जाति, धर्म या रंग के आधार पर कोई भेद नहीं रखा जाएगा, परंतु इसके बावजूद भारतीयों को उच्च पदों से वंचित रखा जाता था एवं ये पद अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित रखे जाते थे। परिणामतः भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। आगे है अंग्रेजों की नवीन प्रशासनिक प्रणाली, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश। भारत पर राज्य स्थापित करने के बाद अंग्रेजों ने यहां नवीन प्रशासन लागू कर दिया, परंतु भारतीयों के लिए इस नवीन प्रणाली के अनुसार स्वयं को ढाल पाना संभव नहीं था, जो शताब्दियों से परंपरावादी प्रशासनिक पद्धति के अनुरूप रह रहे थे। अंग्रेजी प्रशासन में एक दोष यह भी था कि अधिकारियों तक आम लोगों की कोई पहुंच ना थी, इसलिए प्रजा और शासक वर्ग के बीच खाई बढ़ती चली गई। इसके अलावा भारतीयों को कोई राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। परिणामतः उनमें रोष की भावना बढ़ती चली गई। आगे डिफेक्टिव जुडिशरी, दोषपूर्ण न्याय प्रणाली। अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था स्थापित की, परंतु भारतीयों के लिए यह बड़ी जटिल सिद्ध हुई। जहां इसमें मुकदमों का निर्णय होने में काफी समय लग जाता था, वहीं यह खर्चीली भी बहुत थी तथा साधारण आदमी के लिए न्याय पहुंच से बाहर हो गया। झूठ, फरेब और धोखेबाजी इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बन गई। अक्सर अपराधी धन के सहारे झूठे गवाहों की सहायता से अपने पक्ष में न्याय करवा लेते थे, इसलिए आम नागरिक इस व्यवस्था से रुष्ट हो गए तथा 1857 ईस्वी के विद्रोह में न्याय प्रणाली भी एक मुख्य कारक सिद्ध हुई। और आगे यूज ऑफ टॉर्चर, अत्याचारपूर्ण रवैया। अंग्रेज अधिकारी सरकारी लगान की वसूली के लिए पुलिस की सहायता से किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। इंग्लैंड में संसदीय विवादों के दौरान सेमूर ने कहा था कि सरकार का उद्देश्य उस व्यक्ति से 10 शिलिंग वसूल करना था जिसके पास होते ही 8 शिलिंग थे। अतः निश्चित राशि की वसूली के लिए कई तरह के अत्याचार किए जाते थे। इसलिए जब विद्रोह आरंभ हुआ तो इन प्रभावित लोगों ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए अपना रोष प्रकट किया। तो ये थे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। आगे बात करेंगे हम आर्थिक कारणों की, इकोनॉमिक कॉजेस, और इनमें सबसे पहला इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक शोषण। भारत में आर्थिक नीति का उद्देश्य इसका आर्थिक शोषण करना था। भारत की सारी आर्थिक नीतियां अंग्रेजों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। उन्होंने ऐसे नियम बनाए जो भारतीय उद्योगों और व्यापार को नष्ट करने में सहायक थे। भारतीय उद्योग पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। भारत से इंग्लैंड जाने वाले सामान पर कर भी काफी बढ़ा दिया गया, जिससे वहां इसकी मांग खत्म होने लगी। दूसरी ओर उन्होंने भारत को इंग्लैंड के कारखानों के लिए कच्चा माल खरीदने एवं वहां से निर्मित वस्तुएं बेचने की मंडी बना दिया। सेना तथा प्रशासन में उच्च पद अंग्रेजों के लिए ही आरक्षित रखे जाते थे। इस प्रकार भारत की धन संपदा
इंग्लैंड पहुंचने लगी। भारतीय औद्योगिक कमीशन जो 1916 से 18 ईस्वी के बीच में बनाया गया था, उसने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अंग्रेजों के आगमन के समय भारत में औद्योगिक विकास यूरोप के विकसित देशों से किसी भी प्रकार से कम नहीं था। भारत में कच्चे माल, धातुओं, खनिज पदार्थों व औद्योगिक साधनों की कोई कमी नहीं थी, परंतु अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण कर इसे निर्धन देश बना दिया। इस संदर्भ में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर एस के सूबेदार लिखते हैं कि इंग्लैंड को पालने के लिए भारत दूध देने वाली गाय बन गया, जबकि इसके अपने बच्चे धीरे धीरे भूखे मरने लगे। इंडिया became a milch cow to feed England, while her sons were gradually pushed to the starvation wage. आगे है पॉलिसी ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ लैंड्स, भूमियां छीनने की नीति। मुगल काल में बहुत से व्यक्तियों को राज्य की ओर से लगान मुक्त भूमि मिली हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उन सभी जमींदारों से भूमि छीन ली जिनके पास इसके स्वामित्व का कोई प्रमाण पत्र नहीं था। इसके अलावा उसने कई जमींदारों की लगान मुक्त भूमि पर लगान भी लगा दिया। 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने इमाम कमीशन बनाया। इसने भी लगभग 20,000 परिवारों की लगान मुक्त भूमियों से उन्हें वंचित कर दिया। ये जमीनें इनके पास उस समय से थी जब कंपनी को दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए थे। ब्रिटिश सरकार की इस नीति से सभी प्रभावित व्यक्ति नाराज हो गए एवं 1857 ईस्वी के विद्रोह में इन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आगे है हार्श बिहेवियर ऑफ जैक्सन टुवर्ड्स अवध। अवध में जैक्सन का कठोर व्यवहार। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद जैक्सन ने वहां के तालुकदारों के साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया। विलय के समय ये तालुकदार अवध की लगभग 2/3 भूमि के स्वामी थे, परंतु जैक्सन ने उनकी आधी भूमि छीन ली। इनसे ये तालुकदार भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। आगे पिटिएबल कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, किसानों की दुर्दशा। अंग्रेजों की लगान नीति के कारण किसानों की दशा बहुत बिगड़ गई। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारों के साथ स्थायी बंदोबस्त कर लिया, परंतु आरंभ में लगान की दर बहुत ज्यादा थी और जमींदार इन्हें अदा नहीं कर सके, इसलिए उनकी जमीनें सरकार ने छीन ली। जिन प्रदेशों में रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलित थी वहां भी किसानों की दशा कोई अच्छी नहीं थी। उन्हें लगान अदा करने के लिए महाजनों पर निर्भर करना पड़ता था, जो किसानों की भूमि गिरवी रखकर उन्हें कर्ज देते थे। इन साहूकारों को सरकार का संरक्षण प्राप्त था तथा कर्ज की अदायगी ना होने पर वे जमीनों पर अधिकार कर लेते थे तथा किसानों का दर्जा खेती हर मजदूरों वाला हो गया। आगे बेकारी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अंग्रेजों की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप भारत में बेकारी की समस्या बढ़ने लगी। अंग्रेजों की औद्योगिक नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधे समाप्त होने लगे तथा इन उद्योगों से जुड़े बड़ी संख्या में लोग बेकार हो गए। डीआर गाडगिल इस संदर्भ में लिखते हैं, द ओनली ड्रामेटिक इवेंट इन द इकोनॉमिक ट्रांजिशन इज परहैप्स द डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड हैंडीक्राफ्ट्स। द कोलैप्स ऑफ दीज वाज इंडीड सडन एंड कंप्लीट। तो जिन राज्यों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था
वहां के सैनिकों और बड़ी संख्या में अधिकारियों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। परिणामतः ये सभी लोग अंग्रेजी राज्य के कट्टर विरोधी बन गए। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का आरंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि सरकारी नौकरियों के इच्छुक भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करनी होगी। इन 22 वर्षों के अंतराल में पढ़े लिखे भारतीयों की संख्या तो निरंतर बढ़ती गई, जबकि नौकरियों की संख्या तो सीमित ही रही। अतः इन पढ़े लिखे बेरोजगारों ने भी अपनी हीन अवस्था के लिए अंग्रेजी सरकार को ही दोषी माना। तो स्पष्ट है कि अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने भारत के कष्टों को काफी हद तक बढ़ा दिया था। आगे बात करेंगे हम सामाजिक और धार्मिक कारणों की, सोशल रिलीजियस कॉजेस। इनमें सबसे पहले अंग्रेजों के सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों ने भारतीय समाज में प्रचलित अनेक दोषों के विरुद्ध कानून बना दिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और कन्यावध को कानूनी रूप देकर समाप्त कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह कानून, विडो रीमैरिज एक्ट, पास कर विधवाओं को पुनः विवाह करने की आज्ञा दे दी। हिंदुओं ने इसे अपने धर्म और सामाजिक व्यवस्था में अंग्रेजों का अनुचित हस्तक्षेप माना तथा ऐसे शासन का विरोध करने लगे। दूसरा है पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का आरंभ किया। इस शिक्षा प्रणाली के कारण ब्राह्मण वर्ग और मौलवियों के सामाजिक प्रभुत्व को गहरा आघात लगा। भारत के रूढ़िवादी लोग भी इसे सहन नहीं कर सके। उनके मन में यह धारणा बैठ गई कि अंग्रेज पश्चिमी शिक्षा के द्वारा भारतीय सभ्यता को नष्ट करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। आगे है पैटर्नेज टू द क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई प्रचारकों को संरक्षण। अंग्रेजी सरकार भारत में आने वाले ईसाई प्रचारकों को संरक्षण प्रदान करती थी। ये प्रचारक हर उचित और अनुचित साधन अपनाकर अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। 1837 ईस्वी में अकाल के बाद उन्होंने बहुत से लोगों, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे, को ईसाई बना लिया। वे अपने धर्म का प्रचार करने के साथ साथ हिंदू धर्म और इस्लाम का अपमान करते थे तथा अक्सर ही हिंदू देवी देवताओं तथा हजरत मोहम्मद का भी अपमान करते। इन्होंने बड़ी संख्या में स्कूल खोल रखे थे, जिन्हें सरकार हर संभव सहायता देती थी। ईसाई धर्म अपनाने वालों को सरकारी नौकरियों और पदोन्नतियों में पहल दी जाती थी। कई बार सरकार नहरों, सड़कों, रेलवे लाइनों आदि निर्माण कार्यों के लिए मार्ग में आने वाले मंदिरों और मस्जिदों को भी गिरा देती थी। सरकार की इन गतिविधियों से हिंदुओं और मुसलमानों में रोष पैदा हो गया तथा 1857 ईस्वी में वे अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े हुए। आगे है इनहेरिटेंस एक्ट या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति संबंधी कानून। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 ईस्वी में एक नया कानून पारित करवाया, जिसके अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म अपनाता था तो भी वह अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी रह सकता था। संभवतः यह कानून ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ही बनाया गया था। इसने भी भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़का दिया। आगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन।
आवागमन और संचार माध्यमों की स्थापना। लॉर्ड डलहौजी ने भारत के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से यहाँ रेलवे और संचार माध्यमों की स्थापना की। इसे रूढ़िवादी हिंदू प्रसन्न नहीं थे। रेलवे में यात्रा के समय एक उच्च जाति के हिंदू को निम्न जाति के शूद्र के साथ बैठकर भी यात्रा करनी पड़ सकती थी। इसे वे अपनी जाति व्यवस्था के विरुद्ध मानते थे। इसी प्रकार उनमें यह विचार भी प्रचलित हो गया था कि यदि वे ईसाई धर्म न अपनाएंगे तो उन्हें रेलवे इंजन के नीचे देकर या तारों में लपेटकर मार डाला जाएगा। अतः उन्हें यह पक्का विश्वास हो गया था कि इन सुधारों के पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य हिंदू धर्म, संस्कृति तथा सभ्यता को नष्ट करना था। और आगे है भारतीयों में फैला अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ अमंग द इंडियंस। इन दिनों भारतीयों के मन में यह अंधविश्वास फैल गया था कि 100 वर्ष के बाद शासन अवश्य बदलता है। भारत में अंग्रेजों का राज्य जो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के साथ आरंभ हुआ था, इसका 1857 ईस्वी में अवश्य ही अंत हो जाएगा। तो इस अंधविश्वास ने भी भारतीयों को 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए उकसाया। आगे सैनिक कारण, मिलिट्री कॉजेस। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सैनिकों ने प्रमुख भाग लिया तथा यही कारण है कि अंग्रेज विद्वान इस विद्रोह को सैनिक क्रांति का नाम देने से नहीं चूकते। डॉक्टर मजूमदार ने तो यहां तक लिखा है कि यदि हिंदुस्तानी सैनिक पहले की भांति अंग्रेजों के प्रति वफादार रहते तो देश के विभिन्न भागों में असंतोष की यह चिंगारी कभी भी भयंकर आग का रूप धारण नहीं करती। लिखते, several factors generated fumes of discontent in different parts of the country, the bursting of which into a devouring flame would not, however, have been possible if the Sepoy army had remained as before loyal to the company. तो सैनिक कारण कौन कौन से रहे, इन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डिसकंटेंटमेंट अमंग द इंडियन सिपाहीज, भारतीय सैनिकों में असंतोष। तो भारतीय सैनिकों में बढ़ रहा असंतोष अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उनके विद्रोह का एक मुख्य कारण रहा। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना और विस्तार में भारतीय सैनिकों ने भी मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बावजूद उन्हें अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा हीन माना जाता था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले बहुत कम वेतन मिलता था। भारतीय सैनिकों ने अपनी वेतन वृद्धि के लिए कई बार सरकार से प्रार्थना की, परंतु उन्हें कोई सफलता नहीं मिल सकी। 1844 ईस्वी, 1849 ईस्वी और 1852 ईस्वी में कई भारतीय सैनिकों की टुकड़ियों ने अपनी इस मांग के समर्थन में विद्रोह भी किए थे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुख्य सेनापति सर चार्ल्स नेपियर ने सरकार को सैनिकों के वेतन बढ़ाने की सिफारिश की थी और चेतावनी भी दी थी कि ऐसा ना होने पर सैनिक किसी भी समय विद्रोह कर सकते हैं। तो वेतन कम होने के साथ साथ सैनिकों के भत्ते भी समाप्त कर दिए गए, जिससे सैनिकों में रोष बढ़ने लगा। तो 1854 ईस्वी के डाक सुधारों के अंतर्गत उनसे मुफ्त पत्र भेजने की सुविधा भी छीन ली गई। वेतन कम होने के अलावा भारतीय सैनिकों के लिए पदोन्नति की भी कोई सुविधा नहीं थी। एक सैनिक सिपाही के पद पर नियुक्त होता था
तथा 30 वर्ष की सेवा के बाद भी कोई कमीशन प्राप्त नहीं कर सकता था। उनकी तुलना में अंग्रेज सैनिकों की पदोन्नतियां बहुत तेजी के साथ होती थी। अतः उच्च वर्गों के सैनिकों, जिन्हें मुगल तथा देसी रियासतों की सेना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, नई व्यवस्था किसी अपमान से कम नहीं थी। डॉक्टर ताराचंद इसे इस प्रकार बयान करते हैं, फॉर सोल्जर्स ऑफ द अपर क्लासेस who had provided commanders of the highest rank to the Mughal government and to the armies of the Indian chiefs. This was a humiliating reminder of India's subordinate states under the British. आगे धार्मिक रीति रिवाजों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द रिलीजियस कस्टम्स। सेना में हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के साथ धर्म के आधार पर बहुत भेदभाव रखा जाता था। सेना में ईसाई धर्म का खुलेआम प्रचार होता था। ईसाई बनने वाले सिपाहियों के लिए पदोन्नति की व्यवस्था की जाती थी। दूसरी ओर अंग्रेज सैनिक अधिकारी परेड के समय भारतीय अधिकारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। वे उन्हें गालियां तक देते थे तथा उनके धर्म, इष्ट देवताओं और पैगंबर का भी मजाक उड़ाते थे। उन्हें अपनी दाढ़ी व बाल भी विशेष प्रकार से बनाने को विवश किया जाता था। इन कारणों से भी हिंदू और मुस्लिम सैनिकों में गुस्से की लहर फैल गई। आगे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, समान सेवा भर्ती अधिनियम। तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने समान सेवा भारतीय अधिनियम पास कर दिया। इसके अनुसार सभी सैनिकों को भर्ती के समय यह लिखकर देना होता था कि सरकार उन्हें जहां भी चाहे युद्ध के लिए भेज सकती है। हिंदू सैनिक इस अधिनियम से अप्रसन्न हो गए, क्योंकि समाज में यह अंधविश्वास प्रचलित था कि समुद्र पार जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाता था। उस समय सेना में ब्राह्मण और राजपूत आदि उच्च जाति के सैनिक बड़ी संख्या में नियुक्त थे तथा सेना में भर्ती पैतृक होने के कारण वे इस निर्णय से भयभीत भी हो गए थे। इसके अलावा प्रथम अफगान युद्ध, जो 1839 से 42 ईस्वी तक चला, इसमें भाग लेने वाले सैनिक बड़ी संख्या में अपनी जाति से निष्कासित हो चुके थे। आगे है इम्पैक्ट ऑफ द अनेक्सेशन ऑफ अवध, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय और उसका प्रभाव। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया। इससे बंगाल की सेना में निराशा छा गई, क्योंकि इसका लगभग 60% हिस्सा अवध के सैनिकों का था। इसके अलावा डलहौजी ने विलय के बाद अवध की सेना को भंग कर दिया था। परिणामतः बंगाल की सेना और अवध के निष्कासित सैनिकों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया। आगे है सेना का अनुचित वितरण, अनजस्ट डिवीजन ऑफ द आर्मी। इस समय भारतीय सेना में भारतीय और यूरोपियन सैनिकों को 5:1 के अनुपात में रखा गया था, यानी कि 5 भारतीय सैनिकों के मुकाबले में 1 यूरोपियन सैनिक। तो भारतीय सैनिक स्वयं को यूरोपियन सैनिकों के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली मानने लगे थे। आगे है प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों की पराजय, डिफीट ऑफ द ब्रिटिश इन द फर्स्ट अफगान वार। तो प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों को बहुत ही बुरी पराजय का सामना करना पड़ा था। इससे भारतीय सैनिकों को प्रेरणा मिली कि अंग्रेज अविजित नहीं है
बल्कि इन्हें पराजित करना भी संभव है। लिहाजा उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वयं को संगठित करना शुरू कर दिया। तो आखिर में बात करेंगे हम तत्कालिक कारण की, इमीडिएट कॉज, जो एनफील्ड राइफलों के मुद्दे पर शुरू हुआ और मंगल पांडे के फांसी इसका तत्कालिक कारण बनी। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के छिड़ने का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफलें दी। इनमें नई किस्म के कारतूस इस्तेमाल होते थे, परंतु एक अफवाह फैल गई कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। तो इन कारतूसों को चलाने के लिए पहले मुंह से खोला जाता था, परंतु हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, क्योंकि इनके प्रयोग से उनका धर्म भ्रष्ट होता था। तो सबसे पहले 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में 34 रेजिमेंट के एक ब्राह्मण सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस चलाने से इनकार कर दिया और अपने साथी सैनिकों को भी इसके प्रयोग से रोका। उसने 2 अंग्रेज अफसरों की भी हत्या कर दी। इस कारण उसे फांसी की सजा दी गई। तो वो इस क्रांति का पहला शहीद बना। इसके रोष स्वरूप सैनिकों ने मई 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध भयानक विद्रोह आरंभ कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह, इसके लिए कोई एक कारण जिम्मेवार नहीं है, कोई एक वर्ग नहीं था जिसने इसमें भाग लिया, बल्कि सभी जाति, सभी वर्गों, सभी धर्मों के लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। तो अलग अलग कारणों से अलग अलग वर्ग उनमें नाराजगी थी, जो आखिरकार इस विद्रोह का कारण बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो आप इसे सब्सक्राइब करिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में भी हम अपने और लेक्चर्स जो हैं उसके आपको नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती चली जाए। लाइक करिए इसे, अपने साथियों में इसे शेयर भी करिए, और अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो या कोई भी कमेंट करना चाहे तो वो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।